पहले वाले वाले स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में और आखिरी टॉपिक में इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट जो कि है छोटी छोटी टिप्पणियां चार। पहली है खाद्य सुरक्षा, दूसरी है गरीबी उन्मूलन, तीसरी है जनसांख्यिकीय लाभांश और चौथी है प्रदूषण नियंत्रण। ठीक है, छोटी छोटी टिप्पणियां हैं, फटाफट कंप्लीट हो जाएंगी और आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी BLLB थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आती रहेंगी वीडियोस भी आगे की और भी सब्जेक्ट कराने यार, बहुत ज्यादा बल्क में आ गया यार। बल्क में ये भी इंतजाम आएगा, बल्क में आगे के सारे चीजें आएंगी। चलिए पढ़ लेते हैं फटाफट। खाद्य सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, जनसांख्यिकीय लाभांश और प्रदूषण नियंत्रण क्या है। पहला हम लोग पढ़ेंगे खाद्य सुरक्षा क्या होती है, फूड सिक्योरिटी क्या होती है। फूड सिक्योरिटी क्या होती है भाई, परिभाषा इसकी देखेंगे तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक क्या हो सके, पोषण, पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य प्राप्त हो। मतलब खाद्य सुरक्षा का मुख्य अर्थ यही है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है उसको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य के लिए जो है आवश्यक पोषण प्राप्त हो, पर्याप्त हो, सुनिश्चित, पौष्टिक खाद्य क्या हो सके, प्राप्त हो सके, जो हर समय उनके द्वारा खरीदने या प्राप्त करने के लिए उपलब्ध हो। मतलब ऐसा मतलब वो प्राप्त हो जो हर समय वो कभी भी अपना खरीद सके और कभी भी उसको प्राप्त कर सके, वो हमेशा उपलब्ध रहे। खाद्य सुरक्षा का ये मुख्य मोटो है। खाद्य सुरक्षा के सभी के लिए, खाद्य सुरक्षा में सभी के लिए भोजन की उपलब्धता, सुलभता और पोषणात्मक गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाता है। मतलब खाद्य में जो होता है सभी के लिए भोजन की उपलब्धता, सुलभता और पोषणात्मक जो गुणवत्ता होती है उसको सुनिश्चित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा के घटक कौन कौन से खाद्य सुरक्षा के मुख्य घटक हैं, आपूर्ति, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, खाद्य वस्तुओं का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होना ताकि हर व्यक्ति को आसानी से मिल सके, सही बात है। सुलभता, एक्सेसिबिलिटी, खाद्य सुरक्षा का वित्तीय सुलभता, मतलब कम पैसों में, मतलब एक लिमिटेड, मतलब एक अच्छे प्राइस में वो चीज उसको प्राप्त हो सके जिससे सब लोग को मिल सके। भौतिक उपलब्धता, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी उचित खाद्य को क्या सके, खरीद सके और खा सके, अपने पोषण को प्राप्त कर सके। ठीक है, तो एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। पोषण होना चाहिए सबसे पहले तो। पोषण क्या होता है, यूटिलाइजेशन होना चाहिए, खाद्य पदार्थों का उचित रूप से उपयोग ताकि स्वास्थ्य और पोषण की जरूरतों को क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। स्थिरता यानी स्टेबिलिटी क्या होती है, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मौसम या आर्थिक संकटों के कारण आपूर्ति की रुकावट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं तो भारत में जो खाद्य सुरक्षा है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 में लागू किया, जिससे लगभग 67% भारतीयों को सस्ती दरों का राशन उपलब्ध कराया। जिससे क्या करा, कौन सा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 को लागू किया था। तो कब, ठीक है, उसी में जिससे लगभग क्या होगा, 67% भारतीयों को सस्ती दरों में राशन उपलब्ध कराया गया। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, आधिकारिक रूप से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अन्नपूर्णा योजना और मिड डे मील योजना जैसी योजनाएं क्या है, शामिल है। ठीक है, आगे चलते हैं तो गरीबी उन्मूलन यानी पोवर्टी एलिविएशन क्या कह रहा, गरीबी उन्मूलन, पोवर्टी एलिवेशन कह रहा कि परिभाषा में देखें तो गरीबी उन्मूलन का अर्थ है गरीबों के जीवन स्तर में सुधार करना। गरीबी उन्मूलन का क्या अर्थ है, मतलब गरीबों के जीवन स्तर में क्या करना, सुधार करना, ताकि वे बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सके और सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सेवाओं को क्या कर सके, लाभ उठा सके। इसका उद्देश्य आर्थिक असमानता को कम करना और समाज के सबसे कमजोर वर्ग को समृद्ध करना है। मतलब गरीबी उन्मूलन का अर्थ क्या है, गरीबी उन्मूलन का मुख्य अर्थ है गरीबों के जीवन स्तर में सुधार करना ताकि वे बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सके और सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी जो सेवाओं का क्या करना, लाभ उठा सके। इसका उद्देश्य क्या है, आर्थिक असमानता को कम करना और समाज के सबसे कमजोर वर्ग को समृद्ध करना। ठीक है, गरीबी उन्मूलन की रणनीतियां देखें, गरीबी उन्मूलन की रणनीतियों को देखें तो आर्थिक अवसर यानी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, गरीबों को स्वतंत्र रोजगार, स्वयं सहायता समूह जैसी योजनाओं के माध्यम से अवसर प्रदान करना। आर्थिक अवसर ये होता है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, गरीबों को स्वतंत्र रोजगार देना, स्वयं सहायता समूह जैसी जो योजनाएं हैं उनके माध्यम से अवसर प्रदान करना। शिक्षा और कौशल विकास यानी एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट देखें तो गरीब समुदायों में शिक्षा और कौशल विकास के जरिए उनके रोजगार के अवसर बढ़ाना। मतलब जो गरीब समुदाय हो गए उनमें शिक्षा और कौशल विकास के जरिए क्या होना, उनके रोजगार के अवसर को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। सामाजिक सुरक्षा या सोशल सिक्योरिटीज को देखें तो गरीबों के लिए भत्ता योजनाएं, आधार कार्ड आधारित योजनाएं और राशन कार्ड जैसी सुरक्षा योजनाएं क्या करना, लागू करना। आधारभूत संरचनाओं में निवेश यानी इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्ती आवास, स्वच्छता, जल आपूर्ति और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराकर जीवन स्तर में क्या करना, सुधार करना। इसका सबसे ज्यादा मुख्य
कारण रहता है, मुख्य वो रहता है जरूरत। भारत में गरीबी उन्मूलन की क्या योजनाएं हैं भैया? मनरेगा चली थी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार को कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया ही गया, मतलब गारंटीड मतलब रोजगार दिया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना फ्री में होती है, जैसे ठीक है, गरीबों को सस्ती आवास सुविधा प्रदान कराना, पैसे दे रही है सरकार भैया सबको घर बनाने के लिए। आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य क्षेत्र की गरीबी में उन्मूलन करवा रही है। जनसांख्यिकीय लाभांश क्या होता है? डिवाइडेंड क्या होता है? जनसांख्यिकीय डेमोग्राफिक डिवाइडेंड। तो परिभाषा इसकी है, जनसांख्यिकीय लाभांश उस स्थिति को कहते हैं जब एक देश को कामकाजी जनसंख्या यानी कि 15 से 64 वर्ष के आयु के वर्ग के लोगों का अनुपात अत्यधिक बढ़ जाता है, तब उसे जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं। मतलब जनसांख्यिकीय लाभांश उस स्थिति को कहते हैं जब एक देश की जो कामकाजी जनसंख्या होती है यानी 15 से 64 वर्ष का जो होता है आयु वर्ग के लोग, उनका अनुपात बहुत अत्यधिक बढ़ जाता है। जबकि जो आश्रित जनसंख्या है, बच्चे और वृद्ध लोग क्या होते हैं, कम होती है। इस स्थिति में देश की आर्थिक वृद्धि और विकास के अवसर मिलते हैं। मतलब इस देश में क्या होता है, जब आर्थिक वृद्धि होगी, जाहिर जाए तो काम काज कर रहे हैं तो आर्थिक वृद्धि होगी, विकास के अवसर मिलते हैं, क्योंकि कामकाजी जनसंख्या के बड़े हिस्से के पास काम करने की क्षमता होती है। कामकाजी जनसंख्या के बड़े हिस्से के पास क्या होती है, काम करने की क्षमता होती है, पोटेंशियल होता है। जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ, उत्पादकता में वृद्धि, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी देखें तो युवाओं और कामकाजी वर्ग की बढ़ी हुई जनसंख्या या बढ़ी हुई संख्या क्या है, उत्पादन को बढ़ाती है। जो उत्पादकता में वृद्धि देखें या इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी देखें तो युवा और कामकाजी वर्ग है उसकी बढ़ी हुई संख्या क्या होती है, उत्पादन को बढ़ाती है। आर्थिक विकास इकोनॉमिक ग्रोथ देखें तो अधिक श्रम शक्ति के कारण उत्पादन और उपभोक्ता मांग में वृद्धि होती है, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। जो अधिक श्रम शक्ति के कारण क्या होता है, उत्पादन और उपभोक्ता मांग में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिससे अर्थव्यवस्था को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। वित्तीय संसाधन देखें, फाइनेंशियल रिसोर्सेज देखें तो कामकाजी वर्ग का बढ़ा हुआ अनुपात सरकार के लिए कर राजस्व और क्या करता है, सामाजिक सुरक्षा योजना का बढ़ोतरी करती है। सही, जाहिर सी बात है, जब कामकाज करेंगे तो सब बढ़ेगा ही यार, ठीक है, हर चीज ग्रोथ ही होगी। भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश, भारत में युवा जनसंख्या अधिक होने के कारण देश को जनसांख्यिकीय लाभांश का अच्छा अवसर प्राप्त होता है। यदि यदि इस युवा कार्यबल का कौशल विकास और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं तो यह भारत के लिए एक आर्थिक शक्ति बन सकता है। हालांकि यह लाभ तभी संभव है जब शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों में क्या हो सके, सुधार हो भाई, तभी यह सब संभव है। ठीक है भाई, प्रदूषण नियंत्रण, पॉल्यूशन कंट्रोल, परिभाषा क्या है भाई इसकी? प्रदूषण नियंत्रण का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों जैसे हवा, जल, भूमि आदि के प्रदूषण को रोकना या करना, क्या कम करना। यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण का पर बुरा असर ना पड़े। मतलब आर्थिक विकास भी हो लेकिन उसके साथ साथ पर्यावरण हम लोग का खराब हो, पर्यावरण पर बुरा असर ना पड़े और आने वाली पीढ़ियों के लिए साफ और स्वस्थ वातावरण क्या रहे, उपलब्ध हो। प्रदूषण नियंत्रण के क्या तकनीकें हैं? तो प्रदूषण नियंत्रण की क्या तकनीकें? कृषि के रासायनिक उर्वरकों पर नियंत्रण करें, रासायनिक उर्वरकों या कीटनाशक का अत्यधिक उपयोग को रोकना, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण करें, फिल्टर सिस्टम और कचरा प्रबंधन, गैस उत्सर्जन की छानबीन के जरिए प्रदूषण को नियंत्रित करना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करवाएं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि का उपयोग बढ़ाकर कोयला और अन्य जीवाश्म ईंधन के प्रदूषण को कम करना, पर्यावरणीय नियमों की कड़ाई से पालन करवाएं, उद्योगों और अन्य संस्थाओं के लिए प्रदूषण नियंत्रण मानक तय करना कि उनका पालन सुनिश्चित हो या सुनिश्चित उनका करना पालन। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कह रहा भारत में प्रदूषण नियंत्रण कैसे होगा? भारत में प्रदूषण नियंत्रण विधियां लागू की गई हैं, जैसे कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NSCP लागू की गई है। ठीक है, जो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न पहलुओं को संबंधित करती है। जल गुणवत्ता नियंत्रण के लिए जल जीवन मिशन जैसी योजनाएं लागू की जाती हैं। स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए और जल और भूमि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन चलाया जाता है। ठीक है, आखिरी में जो निष्कर्ष का कह रहा है कि निष्कर्ष क्या कह रहा है, तो आगे में निष्कर्ष का कंक्लूजन कह रहा है, खास सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन की योजनाएं क्या होती है, समाज को कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए क्या होती है, अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। जनसांख्यिकीय लाभांश से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसरों का विस्तार किया जाना चाहिए और प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण के उपायों को सतत विकास को बढ़ावा मिलता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या है, आवश्यक है। समाजवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत इन सभी मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है ताकि विकास और सामाजिक न्याय के बीच क्या हो सके, संतुलन बनाया जा सके। तो ये हम लोग का टॉपिक खत्म हो गया। आखिरी टॉपिक था इकोनॉमिक्स का, पूरा सिलेबस हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया यहाँ पे। और ये हम लोग की छोटी छोटी टिप्पणियां थी, किसके ऊपर टिप्पणियां थी भाई, बोलेंगे हम लोग फटाफट। खाद्य सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, जनसांख्यिकीय लाभ और प्रदूषण नियंत्रण,
यहाँ पे हम लोग का टॉपिक खत्म हो गया और यहाँ पे हम आपसे बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे अगर आपने यहाँ तक का पूरा देखा है वीडियो, तो आपका मतलब आपको डेफिनेटली मतलब मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, अगर आप इस सबको पढ़ के जाते हो तो 99% आपको यहीं से क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। आप इसको अगर एग्जैक्ट उतार के आओगे, ऐसा आंसर मैं जब फ्रेम कर रहा हूँ अपने बना के, थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन अगर एग्जैक्ट उतार के आओगे तो आपको 110 में अच्छे नंबर आपके आएंगे इकोनॉमिक्स में, नो डाउट। ठीक है, हर सब्जेक्ट में आएंगे जो जो आप पढ़ के जाओगे। तो मैं इसी हिसाब से बना रहा हूँ, आपको पढ़ा भी रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। बिल्कुल अपना भाई बन के, मतलब छोटा भाई समझ के मैं पढ़ाता हूँ कि मतलब जो भी पढ़ रहा भाई मेरा भाई समझ जाएगा फटाफट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक दो बार आप देखोगे रिपीट करके, ये भी बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और ऐसे वीडियोज आते रहेंगे अगले अगले सब्जेक्ट के भी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।